नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल आधार पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा इकाई 3 खंड आ देवनागरी लिपि की विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे। इसके पहले हमने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, उसका विकास, उसके नामकरण को लेकर के चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं। मित्रों, हिंदी हमारे देश में राजभाषा, राज्य की भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी गौरव प्राप्त करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया गया है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की अपेक्षा राष्ट्रलिपि का गौरव प्राप्त करती है। जिस प्रकार राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पुष्प, उसी प्रकार राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की अगर हम विश्व की अन्य लिपियों के साथ तुलना करें तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक पहलू हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं और एक श्रेष्ठ लिपि का दर्जा देते हैं। एक तो ये कि यह भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न हुई है, इसलिए भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान विज्ञान में संग्रहित सामग्री को, पठन पाठन को हम इसके माध्यम से जान पाते हैं। और दूसरा ये कि हिंदी के अतिरिक्त नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली, सिंधी, हिंदी आदि जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, उन भाषाओं की भी यही लिपि है। देवनागरी हिंदी की तमाम जो बोलियां हैं उनके लेखन का माध्यम है। जैसे हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी, गढ़वाली इत्यादि जो हिंदी के अंतर्गत हैं, इन सब का भी लेखन देवनागरी के माध्यम से होता है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत की जो बोलियां हैं वह इसमें लिखी जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संस्कृत आदि प्राचीनतम भाषाएं या दूसरे राष्ट्रों में प्रचलित नेपाली जैसी, सिंधी जैसी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इस प्रकार बड़े स्तर पर यह राष्ट्रीय एकता और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती आ रही है। देवनागरी लिपि विश्व लिपि बनने की क्षमता रखती है। उसके पीछे कई कारण हैं, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पहला कारण तो ये कि देवनागरी में सुसमृद्ध स्वर और व्यंजन हैं, जिसके माध्यम से विश्व की किसी भी लिपि को इसमें
लिखने की क्षमता आती है। इसके साथ यदि हम थोड़ा सा तुलना करें तो हम पाते हैं कि इसमें जहां 35 व्यंजन और 14 स्वर हैं, इसके अतिरिक्त अन्य ध्वनियों को भी इसने आत्मसात किया है ताकि दूसरी आगत ध्वनियों को भी बहुत सही तरीके से उच्चारित किया जा सके। लेकिन इसके साथ अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो रोमन में 5 स्वर और 21 व्यंजन है। वहाँ पर वर्णों की संख्या 26 है और हमारे पास उससे लगभग 2 गुनी है। इसलिए हम तमाम ध्वनि प्रतीकों के लिए हमारे पास पूरे वर्ण स्वर व्यंजन मौजूद हैं, जबकि उसे इसके लिए एक ध्वनि प्रतीक के माध्यम से कई ध्वनियों का काम करना पड़ता है। इस मामले में देवनागरी श्रेष्ठ ठहरती है। देवनागरी लेखन में जो अक्षर हैं सुडौल हैं और अपेक्षाकृत सुंदर हैं और यह लेखन में कम स्थान घेरते हैं। कुछ शब्दों के लीजिए, जैसे शब्द है कंसीडरेशन। इसमें लगभग 13 स्वर व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, CONSI अगर हम रोमन में इसे लिखें। लेकिन अगर हम इसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो 6 वर्णों का ही प्रयोग इसमें दिखता है। इसी प्रकार शब्द है निमोनिया। इसमें लगभग 9 वर्णों का प्रयोग हुआ, लेकिन निमोनिया अगर हम देवनागरी में लिखते हैं तो इसमें 4 ही शब्दों का प्रयोग हम इसमें पाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो लेखन में कम स्थान घेरने की जो बात है वो इसमें देखने को मिलती है। मित्रों, जब मैंने ये कहा कि ये जो शब्द है निमोनिया इसमें लिखा जाता है, तो हम ये पाते हैं कि अन्य लिपियों में कई जो वर्ण हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन वो साइलेंट हो जाते हैं, उनका उच्चारण नहीं होता। तो ये एक समस्या अन्य लिपियों में है। लेकिन देवनागरी के साथ जो वैज्ञानिकता है उसमें बड़ी बात यह है कि प्रत्येक ध्वनि संकेत के लिए एक ध्वनि प्रतीक है और प्रत्येक ध्वनि प्रतीक के लिए, ध्वनि चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि निश्चित है, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यह कहा जाता है सरल शब्दों में कि देवनागरी में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा इसमें लिखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देवनागरी लिपि में हमको मिलती है। मैंने अभी चर्चा की थी कि नागरी लिपि व्यवहारिक है और तमाम विदेशों से भी विदेशी शब्द हमारे शब्द भंडार में शामिल हैं। तो इस शब्द भंडार में उर्दू फारसी की भी बहुत सारे शब्द हैं, उनका भी लेखन और उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जा सके, इसके लिए हमने का, खा, गा, जा, फा, ये जो नुक्ता लगा करके उच्चारण करने की बात है, यह हमने आत्मसात किया है, देवनागरी लिपि ने ग्राह्य किया है। और इसी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो उन्हें सही तरीके से लिखा जा सके, इसके लिए हमने अ ध्वनि को आत्मसात किया है, देवनागरी ने स्वीकार किया है। तमाम ऐसे शब्द होते हैं जो इसके माध्यम से इस ध्वनि जो अर्धचंद्र के माध्यम से व्यक्त होती है उससे शुद्धता के साथ उच्चारित होते हैं, जैसे कॉलेज, पॉकेट, बॉकेट, कॉम्प्लेक्स, सॉनेट आदि ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, रोमन के शब्द हैं, लेकिन हम उन्हें देवनागरी में बड़े शुद्ध तरीके से उन्हें लिख करके उनको पढ़ सकते हैं। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि में
जो ध्वनि है उसके लिए वर्ण सुनिश्चित है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात रोमन की तरफ की करें, रोमन की करें, तो हम पाएंगे कि रोमन में जो एक ध्वनि है का, उसके लिए वहाँ पर 3 प्रतीकों का प्रयोग होता है, 3 अल्फ़ाबेट उसके लिए हैं। का के लिए आप देखिए कि क्वीन भी बनता है, कैमल भी बनता है और किंग भी बनता है। तो वहाँ पर सी के क्यू 3 है, लेकिन ध्वनि का ही है। इसी प्रकार जा के लिए देखेंगे तो जी, जे, जेड, इन 3 प्रतीकों का प्रयोग वहाँ पर होता है, जबकि देवनागरी लिपि में इस तरह की कोई बात हम नहीं देखते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि अपेक्षाकृत बहुत अच्छे तरीके से ध्वनियों के उच्चारण पर उच्चारण को ध्यान में रख करके व्यवस्थित की गई है। देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं उनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से रखा गया है। मैंने इसके पहले वीडियो में चर्चा की थी कि एक बात कही जाती है कि मान्यता है कि शिव जी के डमरू से बहुत सारे शब्द निकले और उन 14 सूत्रों से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ। लेकिन उसको सुव्यवस्थित करने का जो कार्य है वो महर्षि पाणिनि ने किया है। महर्षि पाणिनि ने देवनागरी के स्वरों और व्यंजनों को अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से सुनिर्धारित किया है। मित्रों, पहले हम अगर स्वरों की बात करें तो हम पाएंगे कि हमारे स्वर पहले ह्रस्व हैं, फिर दीर्घ हैं, फिर और कोई दीर्घ शब्द हैं तो उसके बाद में रखे गए हैं शॉर्ट बाउल्स, लॉन्ग बाउल्स, लॉन्ग लॉन्ग बाउल्स, ऐसा हम कहते हैं। इन्हें स्थान और स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, गोलित हों या अगोलित हों। ये ह्रस्व और दीर्घ की जो बात मैंने की, ये बहुत सारी कठिनाई को दूर करने वाली बात है। रोमन लिपि में ह्रस्व और दीर्घ का अंतर करना कठिन है, दुष्कर है। लेकिन देवनागरी लिपि में ह्रस्व और दीर्घ लेखन में ही पता चल जाता है। हम जैसा उसमें लिखते हैं वैसा ही उसको उच्चारित करते हैं। एक शब्द लीजिए, जैसे हम लिखें कमल, KAMAL, कमल। अब इसको हम जो उच्चारण करेंगे, अगर यह रोमन में लिखा है तो इसके 4 या 6 उच्चारण हो सकते हैं। KAMALA लिखिए और इसके बाद उसको कमला पढ़िए, कमाल पढ़िए, कामल पढ़िए। इस तरह के उच्चारण वहाँ पर होते हैं। ऐसा दोष देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलता है। इसी दोष के कारण हमारी संस्कृति के तमाम जो शब्द हैं वो भिज्ञ होकर के, अनभिज्ञ होकर के, जाने अनजाने हम उनका गलत उच्चारण करते हैं। जैसे हम योग दिवस को योगा दिवस, अशोक को अशोका, राम को रामा, गुप्त को गुप्ता, शुक्ल को शुक्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम अंग्रेजी के कारण या रोमन लिपि में लगातार लिखने के कारण हम उस लिपि के अनुसार उच्चारण कर रहे हैं, जबकि उनका जो शुद्ध उच्चारण है वो देवनागरी और भारतीय परिवेश में उनका सही उच्चारण क्या होता है। एक और बड़ी बात है कि जो ये हमने बात की कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने रखा है और व्यंजनों के पहले स्वरों को उन्होंने व्यवस्थित किया। स्वरों की व्यवस्था के बाद जो दूसरी व्यवस्था है वो व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर के व्यवस्था है। देवनागरी लिपि के व्यंजन महर्षि पाणिनि ने बड़े ही सुंदर तरीके से रखे हैं। एक पूरा वाग यंत्र है और इस वाग यंत्र
में कंठ से लेकर के ओष्ठ तक का जो उच्चारण है वो क्रमशः रखा गया है। संस्कृत में तो पूरे के पूरे सूत्र ही हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः जैसे और उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। तो क्रमशः का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का जो उच्चारण है ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इसे रखा हुआ है, वाग यंत्र को ध्यान में रख करके और का, खा, ग, घ अंगा को ध्यान में रख करके क्रमशः ये जो का, चा, टा, ता, पा की मैंने बात की, ये जो हमारे वर्ण हैं इसमें से आप पाएंगे कि सभी के जो पांचवें हैं अंगा, इया, ना, ना, मा, इसमें आप पाएंगे कि ये सभी का जो प्रयोग है वो नासिक के व्यंजन के रूप में है, ये नेजल साउंड्स हैं। और का, खा, गा, घा, अंगा इनको हमने बताया कंठ से उच्चारित होते हैं। चा वर्ग का उच्चारण सॉफ्ट पैलेट तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग का जो उच्चारण है वो दंत्य है, दांतों की सहायता से होता है। और पा वर्ग का जो उच्चारण है वो ओष्ठों की सहायता से होता है। तो इसी तरह से अंतस्थ में यारा लावा को रखा गया है और ऊष्म व्यंजन के रूप में शा, शा, सा को और हा को रखा गया, यारा लावा। इस तरह से अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं। यह जो व्यवस्था है इसमें पहले आप ये देखें कि स्थान मैंने कहा कि और स्थिति के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले संघर्षी हैं और स्पर्श संघर्षी हैं, ये काचा, टाता, पा, ये जो पंचम वर्ण है। और पंचम वर्ण के बाद जो है अंतस्थ, ऊष्म है, कुछ उक्षिप्त हैं और सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो पोजीशन ऑफ टंग के आधार पर, पोजीशन ऑफ लिप्स के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। महत्वपूर्ण ये कि का, खा, गा, घा, अंगा इस तरह से जो ये पंचम वर्ण हैं, ये का और खा ये अघोष हैं और इसके बाद के जो गा, घा, अंगा हैं ये सघोष हैं। अर्थात स्वर तंत्र, स्वर यंत्र जो इसमें है उसमें तंत्रिकाओं में जो कंपन है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार का से खा वायु का जो चलन है, वायु का जो प्रयोग है उसके आधार पर का से खा का अंतर या गा से घा का अंतर हमको स्पष्ट पता चलता है। ये इस तरह से देवनागरी लिपि के जो व्यंजन हैं उनकी वैज्ञानिकता है कि इनको किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से सबको सुव्यवस्थित किया गया है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के लेखन में और उच्चारण में त्रुटि हमको नहीं मिलती है। फिर से अगर हम आपको बात करें थोड़ा सा कि ये जो स्वर और व्यंजन हैं इनके लेखन की पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। ये लगातार इसमें परिवर्धन, परिमार्जन होता रहा है और मानक रूप इनके निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग भारत सरकार ने इस पर काम किया है और अगर कहीं 1-2 रूप अधिक मिलते रहे हैं कुछ वर्णों के, उनको भी मानकीकृत किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवनागरी के जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। और प्रचार प्रसार को ध्यान में यदि हम रखें तो अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि भाषा आत्मा है, लिपि शरीर है और देश की अन्य लिपियों से देवनागरी लिपि का सहज संबंध है और इस सहज संबंध के कारण ये पूरे देश में ग्राह्य है। और देवनागरी लिपि जिन भाषाओं को, जिन संकटापन्न बोलियों को अभी तक लिपि नहीं प्राप्त हुई है, उनके लिए भी एक बहुत व्यवहारिक और गत्यात्मक लिपि उनके लिए एक ऑप्शन, उनके लिए एक विकल्प के रूप में तैयार है कि
वह भी इसको अपनाएं। देश की अन्य लिपियों में लिखी गई सामग्री इसमें लिखी जाए। इसके लिए विनोबा भावे ने, गौरीचंद हीराचंद ओझा ने बड़ी बातें कही। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को लेकर के तमाम पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों ने बड़ी बातें कही हैं। विलियम जोन्स ने स्वीकार किया है कि देवनागरी लिपि श्रेष्ठ लिपि है और अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि हमारी हम सबको है प्यारी, पढ़ना लिखना करें इसी में, देवनागरी न्यारी। धन्यवाद।